यहाँ हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ H प्लस और KCN में H प्लस। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ATP स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शन वाला पार्ट, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन वाला पार्ट को समझने के लिए कुछ ज़रूरी बेसिक्स होते हैं जो हमें पहले पता होने चाहिए, तभी हम रिएक्शंस को सही से पढ़ सकते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शंस हम तभी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो आज के इस सेशन के अंदर अपने को कुछ, मैं क्लियर कट बोलूँ तो कुछ बेसिक्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए, है ना। बेसिकली इनको हम नाम दे सकते हैं BOCM, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स को समझने से पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स को समझने से पहले कुछ बेसिक्स चाहिए होते हैं अपने को, तभी हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो BOCM का मतलब क्या है? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स। हेडिंग लगाइए सभी के सभी जल्दी से, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो यार, समझने से पहले, पूरा प्रोसेस आगे जानने से पहले एक रिएक्शन को लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये है कुछ ऐसी, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है फाइनली, यहां हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कीटोन है और यहाँ पे कीटोन कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इस कार्बन पे OH आ रहा है और कार्बन पे CN आ रहा है, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज कि ये कीटोन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखो यार, ये रिएक्शन तो बाद में डिटेल में पढ़नी होती है, अभी बस ऑब्जर्व करना कि कैसे इन रिएक्शंस को हम समझ सकते हैं, फील ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान देना सभी के सभी। सबसे पहले इस रिएक्शन का अब हम समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है जिसमें हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे वो बताया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। यानी एक कहानी है, जो कहानी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को प्रूव कर रही है। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि इनिशियली ये था, फाइनली ये बना। अब उसको प्रूव कौन करेगा? एक कहानी। वो कहानी सारी की सारी चीजों को प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिज्म इज अ पाथवे बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैकेनिज्म इज अ पाथवे by which reaction takes place, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। ध्यान से देखिए सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है ये पोलर बॉन्ड है। यानी सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वहाँ हमें देखना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी वहीं से होती है ना। जहाँ पे चार्ज है ही नहीं वहाँ पे रिएक्शन कहाँ से होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमेशा लुक आउट फॉर द पोलैरिटी। पोलैरिटी जहाँ पे वहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, बिकॉज O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। H प्लस और KCN में H प्लस बहुत रिएक्टिव है। वाई H प्लस इज सो रिएक्टिव? क्योंकि छोटू के पास जिंदगी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उससे छीन लिया गया, तो ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एज यू कैन सी, ये जो O माइनस है और ये जो H प्लस है, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H के साथ शेयर करेगा, शेयर करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो ये पहला स्टेप हुआ, समझ रहे हो ना। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया? शेयर किया। रिएक्शन का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना, पुराने बॉन्ड तोड़ना, नए बनाना, जैसे कि लाइफ में होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप होने के बाद अब क्या होगा आइए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे CN नेगेटिव है, वी हैव CN नेगेटिव, और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी आप समझते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब माइनस को प्लस चाहिए, माइनस को क्या चाहिए जिंदगी में? प्लस। यही होता है खेल, है ना, माइनस प्लस की कहानी, अट्रैक्शन की कहानी। तो यहाँ पे CN नेगेटिव है। अब देखिए सभी के सभी, यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा प्लस है, एज यू कैन क्लियरली सी। O पे अटैक नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो फर्दर बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन पे प्लस आने की वजह से अब इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यानी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया जाएगा? कार्बन पे। तो ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे यहाँ पे एक बॉन्ड बना इनके बीच में,
अब ध्यान देना, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, बताओ, व्हाट डू यू थिंक, बना सकता है क्या 5? नहीं बना सकता, ठीक है। तो यहां पे ये इधर जाएगा, यानी ये बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये क्यों टूटा, यही इसलिए टूटा क्योंकि टूटने के बाद यहां पे कार्बन पे OH आएगा, यहां कार्बन पे CN आ जाएगा, ठीक है जी। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आप सभी को कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे साइनाइड है, और मतलब हमेशा कोई भी रिएक्शन का स्टेप होता है, उस स्टेप के अंदर दो तरह की स्पीसी होती है, दो तरह की स्पीसी होती है। एक वो होती है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसी है ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। और दूसरा जिसको उसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दो तरह की स्पीसी होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन रिच और एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सही है क्या। नाउ द पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर अगर हम देखते हैं रिएक्शन होती रहती है, एक नया बॉन्ड बनता है, पुराना टूटता है। तो सबसे पहले हमें अगर ये पहचान में आ जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन अब रिच है तो ये क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, और ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट। यानी हर स्टेप में दो तरह की स्पीसी इन्वॉल्व होती है। ये लिख लेना सारा का सारा, है ना, इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट दैट, समझ रहे हो। तो इनके कुछ टेक्निकल टर्म भी होते हैं, वो बात हम करने वाले हैं, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो, प्लीज नोट इट डाउन, इसको पूरे को साथ साथ लिख लिया करो, है ना, इस सबको, तो ठीक है। बाकी इसका मैकेनिज्म दोबारा से आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको काम की बात बता देता हूँ, क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ लिखो ईच, मतलब इन जनरल अगर हम बात करें लिख लो, ईच स्टेप इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ईच स्टेप इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन each step in an organic reaction have two type of species, have two type of species, दो तरह की स्पीसी होती है, ठीक है, दो तरह की स्पीसी, टू टाइप ऑफ स्पीसी। सबसे पहली एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो लिखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, लिखिए देखो जी, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना सभी के सभी। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो लिखो इट इज, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी which donates electron pair, which donates electron pair, which donates electron pair in a reaction, which donates electron pair in a reaction, जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब एक सवाल दिमाग में हमारे आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है हमारे दिमाग में, ये सवाल आ सकता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलर बेस में भी तो ऐसी बात की जाती है, तो उनका फर्क हम अलग से समझेंगे, है ना, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर। अभी लेकिन बेसिक बात समझ जाओ। अब देखो पहचान आसान है, अमीरी अलग से दिख जाती है, कैसे दिख जाती है, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, N3 नेगेटिव, इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो जो डोनर एटम है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट तो होनी चाहिए ना, तभी तो डोनेट करेगा आसानी से। लेकिन इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल, जैसे पानी में देखो, यहाँ पे देखो N के पास लोन पेयर, N के पास लोन पेयर, ऑक्टेट भी कंप्लीट है उसके पास, समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और उसमें एक ऐसा एटम है, जैसे वाटर को देखते हैं, आइए अब एक एक करके थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर में हमारे पास लोन पेयर है, दो दो हैं, पर एक बार में एक ही डोनेट करेगा वैसे भी, पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है,
तो दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, दे कैन बी न्यूट्रल। उसके अलावा वो पाई बॉन्ड कंटेनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये जो एल्कीन हमारे पास है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्काइन भी हो सकता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप सभी को शायद पता होगा कि ये लूजली हेल्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे सकता है। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एल्काइन है, ये जो बेंजीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। बाकी अलग से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कम चांस होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही बेसिक बात होती है तो लिख लो। अगला पॉइंट लिख लो, ये तो लिख लिया होगा, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, डोनर एटम must have completed octet, donor atom must have completed octet, donor atom must have completed octet, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिख लो, it can be negatively charged, it can be negatively charged, neutral, it can be negatively charged or neutral और containing pi electron cloud। ये सारे लिख लेना एग्जाम्पल्स, रटने नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे। मतलब कई सोच रहे होंगे ठुल्लू की यही है, अरे भाई और भी बहुत हो सकते हैं। इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल और पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, और पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, और पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, ठीक है जी। इतनी सी बात है, ये है, क्लियर है, ठीक है, ओके। न्यूक्लियोफाइल के बाद नेक्स्ट वन, अगला टर्म है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे E+ के रूप में, क्योंकि नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- के रूप में भी, इसको भी लिख लेना है ना, नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज होता है, हमेशा नहीं, पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Nu-, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये शब्दों से मत टेंशन लेना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, फाइल का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। तो बताओ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड कौन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो भाई इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कमी है। एक तरह से खाने की रियल वैल्यू उसको सबसे ज्यादा पता होती है, इसको खाना मिलता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फूड लविंग बहुत ज्यादा, मतलब उसका लव अलग ही होगा, बाकी ऐसा नहीं कि इसको मिलता है उसको वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है। पर आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग है बट दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे H+ है, आप देखो सभी, ठीक है, H+ है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, इनको चेक करो सभी के कि कैसे। तो इनके बारे में छोटा सा लिख लो कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लिख लो, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है। ठीक है ना। अगली चीज न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज है, लिखो दे कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, दे कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, दे कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एक एक को एनालाइज करते हैं। ये मतलब एग्जांपल मैंने जनरल एग्जांपल दिए हैं आपको, है ना। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब जब रिएक्शंस करेंगे तो आपको देख के पता लग ही जाएगा कि किस किस तरह के हो सकते हैं वो। दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है। जैसे देखो H+ बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का मारा, एक ही इलेक्ट्रॉन था, भगवान ने एक ही दिया था उसको, वो भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया H+ में। तो ये ऑब्वियसली झट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ वाले केस में, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन है अगेन इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट करना ही चाहेगा। चेक भी कर सकते हो कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब यहाँ पे न्यूट्रल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, तो देखो CO2 में हमारे पास एक सेंट्रल एटम है कार्बन और इधर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, साथ साथ लिखते रहना, O पे पार्शियल नेगेटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव, C पे पार्शियल पॉजिटिव। एज यू कैन सी कि जो बीच वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये पुराने एक बॉन्ड को तोड़ देगा। यानी आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल तब भी हो सकता है अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब डाउट ये आता है सर यहाँ तो प्लस भी था माइनस भी था, तो हमने प्लस के हिसाब से ही आंसर क्यों किया, क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस की वैल्यू है ये डेल्टा माइनस के डबल है, इट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा नेगेटिव, डू यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा माइनस, अंडरस्टूड, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इसने भी खींचा इसने खींचा, चार्ज ओवरऑल कंजर्व रहेगा। सिमिलर सिचुएशन विद SO3 एज वेल, सिमिलर फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। गॉट इट, बात समझ में आई क्या। R प्लस एक जनरल टर्म है, R मतलब मिथाइल इथाइल उस तरह की कोई चीज, और उस पर प्लस आए तो दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद CCl2 या फॉर एग्जाम्पल NO2 प्लस या फॉर एग्जाम्पल NO प्लस, दे कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीसी, तरह तरह की स्पीसी आप देख सकते हो सकती है, ठीक है। CCl2 को अगर देखो तो ये बड़ा चमत्कारी टाइप की चीज होती है, एक्चुअल में इसके पास लोन पेयर भी होता है, मैं वैसे बताऊं तो, पर आप देख सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर ही सकता है, समझ रहे हो। यानी आपको रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रैम, लेकिन द थिंग इज जब आपके सामने रिएक्शन आए तो आप पहचान पाओ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। अगर हमें ये पता लग गया तो बस करना क्या है, जो देने वाला है वो देगा, लेने वाला लेगा, और उन दोनों से मिलके क्या बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। और बहुत बार एक नया बॉन्ड बनाने के लिए हमें पुराना ब्रेक करना पड़ेगा। बस इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म्स आगे बढ़ते जाते हैं। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म्स को फंडामेंटली समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो है इलेक्ट्रोफाइल या एंड न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना। इफ इन एनी रिएक्शन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इस गिवन स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान हो जाता है, सब कुछ आसान, पूरी ऑर्गेनिक आसान। गॉट इट, डन, ओके। इलेक्ट्रोफाइल आपने देख लिया, न्यूक्लियोफाइल आपने देख लिया, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो फंडा आप समझ चुके हो। अब देखो उसके बाद अगली चीज, नाउ द पॉइंट इज रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ, हेडिंग लगाओ जल्दी से, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कितने प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, ओके। देखिए एवरीवन, अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है ना, एक एक करके बात बताता हूं। देखो टर्म्स तुम ऑलरेडी जानते हो, एक बताया था ना जिसके ऊपर सब्सटेंस के ऊपर रिएक्शन होती है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, जिसके साथ रिएक्शन करते हैं वो क्या होता है, रिएजेंट होता है। वो कुछ टर्म्स आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो टाइप मैं आपके साथ बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन का टाइप आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन कैसे होती है, ये तो भाई पूरी ऑर्गेनिक में आगे अपने को पढ़ना ही है। तो कैसे होती हैं वो अभी मत सोचो, बस ऑब्जर्व करो रिएक्शंस को। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, आइए देखते हैं। एक जनरल चीज आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A और B के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें ऐड किया हमने XY, कुछ ऐसा हुआ जिससे A और B का बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे आ गया X और यहाँ पे आ गया Y, कुछ ऐसा हो गया, पाई बॉन्ड टूट गया और पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया X और यहाँ पे क्या आया Y, ठीक है भाई।
अब बात है कुछ ऐसी, ठीक है, कैसी बात है, सिंपल एडिशन का मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। सबसे पहले एडिशन के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसके अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड के बिना एडिशन नहीं होगा। अब इसमें जब एडिशन करोगे तो एडिशन करके क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा जब ये पाई बॉन्ड, तो भाई इसमें ए और बी की वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। तो यहाँ पे एक पे एक्स, किस पे वाई आएगा, किस पे कौन सा आएगा, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया, पर आप ब्रॉडली बात समझ गए कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी उसमें पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड टूट के एडिशन हो जाता है। किसका एडिशन हो जाता है, जो रिएजेंट है, ठीक है। तो जो ये हमें दिया हुआ है ए डबल बॉन्ड बी, ये हमारा जो कंपाउंड है जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, और इसमें जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय the reaction is given by compound containing substrate containing, this reaction is given by substrate containing pi bonds, containing pi bonds, ठीक है जी, समझ गए। उसका अगला पॉइंट लिखो, in the reaction, in the reaction, in the reaction pi bond is broken, in the reaction pi bond is broken and reagent is added। पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द रिएजेंट इज एडेड, रिएजेंट उसके अंदर ऐड हो जाता है, रिएजेंट इज एडेड, ठीक है। एग्जांपल्स कौन कौन देते हैं भाई ये रिएक्शंस, एडिशन देखते ही नॉर्मली बता सकते हो कि लिख लो एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, लिख लो एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल बात कर रहे हैं, अब दुनिया भर के सारे कंपाउंड्स अपन यहाँ पे नहीं ले रहे, वी आर टॉकिंग इन जनरल, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है। अच्छा अगली चीज अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो बेंजीन है, बेंजीन में इन जनरल एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, व्हाई बेंजीन, व्हाई बेंजीन will not undergo addition reaction, इसको लिख लो, and why this is not favorable, भाई why benzene does not undergo addition reaction। सोचो थोड़ा सा, सोच लिया होगा कई ने तो, है ना, लेकिन सभी सोच लें बढ़िया से, क्या रीजन होगा इसका। देखो भाई बात ऐसी है, मैं क्लियर कट बोलूं, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो गई। यहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक था और लेकिन ये पाई बॉन्ड में एडिशन होने के बाद एरोमेटिसिटी लूज हो गई, समझ रहे हो ना। तो ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी दिस वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। तो रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी दिस वोंट बी पॉसिबल, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी दिस वोंट बी पॉसिबल, एरोमेटिसिटी के लॉस की वजह से ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन रिएक्शंस के, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। सीधा बस यू नीड टू ऑब्जर्व कि इनके अंदर क्या क्या स्पीसी ऐड हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है। देखो एडिशन के फर्दर और भी टाइप होते हैं, एडिशन के फर्दर और भी टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन बात में क्या कहना चाह रहा हूं, वो फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो बाद में आपको समझ में आएगा, क्योंकि एडिशन के फर्दर टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके एग्जाम्पल देखो, ऑब्जर्व करते रहो।
कैसे फंक्शन करता है अगेन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल बस सोचना है, टू थिंक इनिशियली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, बस ये देखना है। ओके सब में अगर देखोगे तो पाई बॉन्ड टूट रहा है, किसी में एक किसी में दो, और बाकी दो चीजें ऐड हो रही है, जैसे यहाँ पे एच और बी आर ऐड हो रहा है, एच यहाँ पे बी आर यहाँ पे चेक करोगे तो ओ एच और एच ऐड हो रहा है। तो सबको लिख लो, यू विल क्लियरली सी कि एडिशन के अंदर होता क्या है, देख के समझ में आ जाना चाहिए आसानी से कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ओके अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल इसी की रिवर्स होती है, एग्जैक्टली एडिशन का रिवर्स। यानी उसमें हमारे पास मान लो कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा, और यहाँ रिवर्स हो रहा है। मतलब जैसे कि ये जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो हैं वो रिमूव होंगे, जैसे एक्स और वाई, दे विल बी रिमूव्ड। अगर ये रिमूव हो रहे हैं कि कैसे रिमूव होंगे, क्या होंगे, वो रिएक्शन का प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, जिससे ए और बी का वैलेंसी फ्री होगा एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वैसे हर एक एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर में ऐसा होता है, क्योंकि एलिमिनेशन के भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यस सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ग्रुप्स आर रिमूव्ड, रिवर्स है, लिख लो इसके बारे में, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लो, लिख लो, ग्रुप्स आर रिमूव्ड, ग्रुप्स आर रिमूव्ड एंड at least one new pi bond is formed. Groups are removed and at least one new pi bond is formed. Group remove हो जाते हैं, groups are removed and at least one pi bond is formed. One pi bond is formed. ठीक है, क्लियर है? कम से कम एक पाई बॉन्ड इसके अंदर फॉर्म होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है भाई, रिवर्स पाई बॉन्ड बनता है, जैसे उसमें पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, टूटता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल देख लो आप, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनमें क्या क्या एलिमिनेट हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, अगेन इट्स अभी अपने को नहीं देखना उस चीज को। ठीक है, इसमें क्या रिमूव हुआ, इसमें क्या क्या रिमूव हुआ, यानी एक्स और वाई क्या था वो आपको देखना है। इन द वेरियस केसेस व्हाट इज बीइंग रिमूव्ड। ओके एवरीवन, देखो यार यहां से अगर चेक करोगे तो यहां से क्लोरीन निकल रहा है, यहां से एच निकल रहा है, HCl निकलेगा। यहां से चेक करोगे तो इधर से OH, इधर से H, H2O निकलेगा। पाई बॉन्ड वाले केस में अगर चेक करोगे तो Br2 निकलेगा, एक से Br, इधर भी Br, और यहां पे चेक करोगे तो यहां से क्या निकलेगा, 2 यूनिट्स ऑफ HBr, चेक कर लेना, तब जाके यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा। HBr के रिमूवल के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, रिप्लेसमेंट या इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, वी हैव टू थिंक कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या इनको हम लोग रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात होती है, जैसे कि मैं सीधा एग्जाम्पल की बात करता हूं,
एग्जाम्पल्स को सभी को लिख लीजिए, सीधा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, सीधा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा भाई सभी को। ET फॉर इथाइल, ठीक है। हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे Cl हटके क्या आ रहा है, OH आ रहा है, यहाँ Cl हटके CN आ रहा है, किसी की प्रेजेंस में ही आ रहा होगा। अब किसकी प्रेजेंस में वो छोड़ो, वैसे यहाँ पे KOH ले लेते हैं, यहाँ पे KCN ले लेते हैं, ठीक है, पर वो छोड़ो कि उनने क्या किया। सवाल ये है कि भाई ये जो प्रोसेस हुआ इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, ये एलिमिनेशन क्यों नहीं है। तो देखो यार, एलिमिनेशन का मतलब है कि ग्रुप्स जाएं लेकिन वापस लौट के ना आए, यानी उसकी जगह पे भी कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे एलिमिनेशन में जो गया था वो वापस उसकी जगह पे कोई नहीं आया था, पाई बॉन्ड आया था। यहाँ पे Cl जा रहा है तो उसकी जगह कोई और भी आ रहा है, Cl जा रहा है, यहाँ OH आ रहा है, यहाँ पे साइनाइड आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे Cl हटके OH आएगा, यहाँ Cl हटके साइनाइड आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि भाई इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई जाए लेकिन उसकी जगह कोई और आ जाए। लाइफ में तो बहुत बार होता है ना, सबके में नहीं होता लेकिन हाँ होता है। तो यहाँ पे Cl जा रहा है, जो जा रहा है ना उसको बोलते हैं Lg। Lg का मतलब यहाँ पे लोकल गार्जियन नहीं है। Lg का मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो जाए और उसकी जगह पे कोई और आए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप इज द ग्रुप विच इज रिमूव्ड इन द रिएक्शन। तो लिख लो लिविंग ग्रुप के बारे में, लिविंग ग्रुप इज एन एटम, लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which leaves in a reaction, which is replaced in a reaction। ये लिख सकते हो which is replaced in a reaction। कई बार रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, विच इज रिमूव्ड कह सकते हो, या विच लीव्स द रिएक्शन, ये बेस्ट है। लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लीव्स द रिएक्टेंट, विच लीव्स द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को लीव कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे तो H रिप्लेस हो रहा है भाई, हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आ रहा है, इथाइल आ रहा है, यहाँ पे Cl की जगह पे OH NH2 आ रहा है। गॉट इट एवरीवन? तो भाई यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में पता लग गया है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमें आगे क्या देखना है। तो देखो एक और टाइप होता है लेकिन वो टाइप बहुत ही कम आता है यूज में, दैट इज एक्चुअली रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, देखो यार रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। मान लो रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसा हो गया है, एक पाई बॉन्ड इधर था, इधर से इधर चला गया, यानी जैसा था एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, रिएक्शन करके यहाँ पहुंच गया। सिर्फ पाई बॉन्ड की बात नहीं है, और भी देयर आर पॉसिबिलिटीज। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो हमारे पास OCOCH3 है और मान लीजिए रिएक्शन के दौरान, मतलब रिएक्शन होने के बाद यहाँ कुछ ऐसा बन गया मान लो। अगर तुम इसको भी चेक करोगे यू विल सी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, ठीक है। तो बेसिकली रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। वन ऑफ द आइसोमर कन्वर्ट्स टू अदर आइसोमर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके बारे में, लिखो जल्दी से, लिखो। इन दिस रिएक्शन, in this type of reaction, one of the isomer converts to other, one of the isomer converts to other, एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। Got it everyone? क्लियर है भाई? ठीक है। So guys, I hope you understand the concept of type of reactions. इससे पहले हमने आज क्या जाना था? हाँ भाई, हमने जाना था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है।
इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, यस, एडिशन, और फिर मल्टीपल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन क्या होता है ये अपन ने देखा था, ठीक है, और रीअरेंजमेंट भी होता है। गॉट इट एवरीवन? सो गाइस, आई होप आपको इस इंट्रोडक्शन लेक्चर से समझ में आएगा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को डील करना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक्स समझना अगेन बहुत जरूरी होता है। यानी अलॉन्ग विद जीओसी and isomerism you need to understand these basics as well to understand the concepts of mechanism properly. Okay guys, so that is it for today. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ओके गाइस नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बाय।